जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्टे एट होम होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दतों से आपसे मेरा रूबरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं आपके सामने आ गया हूं ऑनलाइन क्लासेस के साथ और फिर वही जोश और जुनून के साथ एक नए सिरे से भूगोल विषय की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत जिस पहले टॉपिक को हम लोग आज शुरू करेंगे वह टॉपिक है हमारा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। जी हां, आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने हमारा सोलर सिस्टम, यानी हम जितने भी लोग हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब के सब इसी सोलर सिस्टम में मौजूद है। जरा सोचो कि यह जो सोलर सिस्टम है जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं, आखिर ये कैसे बनी होंगी, इनकी ओरिजिन कैसे हुआ होगा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। आज इसी विषय वस्तु के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, 15 बिलियंस ईयर्स एगो, यानी 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा सोलर सिस्टम नहीं था। 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा सोलर सिस्टम नहीं था। आज जो हम देख रहे हैं कि यह हमारा सन है, यह मरकरी है, अर्थ है, या वीनस है, या फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, या नेपच्यून है, या सोलर सिस्टम के अन्य मेंबर्स हैं, वे कुछ भी नहीं थे 15 अरब वर्ष पहले। तो आखिर उस समय क्या था? तो उस समय हमारा एक यूनिवर्स था, यानी आप देख सकते हैं कि उस समय ये हमारा एक यूनिवर्स था। आप देखिए, उस समय हमारा क्या था? एक यूनिवर्स था। और ये हमारा यूनिवर्स ऐसे था, और इस यूनिवर्स में बहुत सारे डार्क मैटर थे। यूनिवर्स में क्या थे? डार्क मैटर थे, यानी ये सब जो है, ये सब हमारा डार्क मैटर हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद है। यानी मैंने क्या कहा? 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा सोलर सिस्टम नहीं था, बल्कि हमारा एक यूनिवर्स था, और ये हमारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में क्या मौजूद था? मैंने कहा डार्क मैटर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा डार्क मैटर। और इस डार्क मैटर को दूसरा नाम दिया गया है डार्क पार्टिकल्स। इसी डार्क पार्टिकल्स को कहा जाता है गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स। और इसी गॉड पार्टिकल्स को कहते हैं हिग्स बोसोन कण। कहते हैं हिग्स बोसोन कण। यानी यह जो है इतने नामों से इसे जाना जा रहा। 15 अरब वर्ष पूर्व इस यूनिवर्स में
बहुत सारे डार्क मैटर थे। उस समय हमारा सोलर सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं था, हमारा सोलर सिस्टम नहीं था। बल्कि उस समय क्या थे, तो उस समय थे डार्क मैटर, डार्क पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसोन कण, यानी सब इन्हीं का नाम है। अब वास्तव में यह जो डार्क मैटर है, इसका नाम डार्क मैटर क्यों रखा गया? तो इसका नाम डार्क मैटर इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वे चीजें जो हमारे सामने मौजूद हैं, किंतु हमें जब वो दिखाई नहीं दे तो हम कहते हैं कि वे मेरी नजरों में डार्क बना हुआ। तो यानी कि ये डार्क मैटर है। जैसे अभी मैं जिस स्टूडियो से आपका क्लास ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां भी या आप जहां हैं वहां भी आपके रूम में, आपके कमरे में बहुत सारी गैसें हैं, मौजूद हैं। वे जो गैसें हैं, क्या आप उनको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। और जो चीजें मुझे नहीं दिखती है वो डार्क मैटर कहलाता है। और मैं जानता हूं, या हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए 4 कंडीशंस का होना जरूरी होता। कोई भी चीजें मुझे तब नजर आती है जब 4 कंडीशन काम करे। पहला कंडीशन क्या? जो हमें किसी वस्तु को देखने पर मजबूर कर दे। तो पहला कंडीशन यह है कि हमारे पास आंखें होनी चाहिए। यानी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमारे पास आंख होनी चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए? दूसरी जो होनी चाहिए वह प्रकाश होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी होनी चाहिए वस्तु की निकटतम दूरी। निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर। वस्तु की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और नंबर 4, वस्तु आंखों के सामने 1/10 सेकेंड से 1/16 सेकेंड तक रहे। यानी कोई भी वस्तु मुझे तब दिखती है जो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास आंखें होनी चाहिए, आंख होनी चाहिए। अब ये जो हमारी आंखें हैं, तो आंखें हो लेकिन वह हेल्दी एंड क्लीन हो, वह स्वच्छ भी हो और स्वस्थ भी हो, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्योंकि देखने का काम हमारी आंखों के जिस भाग से होता है वह हमारा दृष्टि पटल है, और जहां इमेज बनता है वस्तु का वो रेटिना है, और आंखों के जिस भाग का दान किया जाता है वो कॉर्निया। तो ये सब के सब स्वस्थ रहे तभी जो है हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन ये तो पहली शर्त हुई कि हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो हमारे पास आंख है। लेकिन क्या बाकी ये 3 चीजें हैं या नहीं? क्योंकि चारों चीजों का होना जरूरी है। तो दूसरा है प्रकाश, लाइट। यानी कोई वस्तु हमें तब दिखती है जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़े। चूंकि मैं आपको इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पे यह प्रकाश पड़ रहा है, और इस प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर वह प्रतिबिंब आपकी आंखों से होते हुए आपके रेटिना पर इमेज बन पा रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश न हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मैंने क्या कहा? देखने के लिए दूसरी जो शर्त है वह प्रकाश का होना जरूरी है। देखने के लिए जो तीसरी शर्त वह है वस्तु की निकटतम दूरी।
यानी कोई भी वस्तु हमें तब बेहतर रूप में दिखती है, स्पष्ट दिखती है, जब वह वस्तु हमारी आंखों के सामने कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे है तो उसका इमेज नहीं बन पाता है, यानी स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते। जैसे ये हाथों की लकीरें यहां से स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसे अपनी आंखों के पास सटा के देखूं तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से देखा तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कवर कर रहा है, लेकिन जैसे कम किया उस दूरी से भी कम हो गया। और अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी हो जाए तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इस वजह से जो है, अगर पुस्तकों को, किताबों को हम आंखों से सटा के देखें तो वह हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। तो यह तीसरी शर्त हुई। चौथी शर्त कि कोई वस्तु हमें तब दिखेगी जब वह हमारी आंखों के सामने 1/10 सेकेंड से 1/16 सेकेंड तक रहे। अगर कोई वस्तु 1/10 से 1/16 सेकेंड से पहले ही अगर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाए तो फिर उस वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पर नहीं बनेगा। उस वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पर नहीं बनेगा, और जब वस्तु का इमेज नहीं बनेगा तो देख नहीं पाएंगे। जैसे आपने एग्जॉस्ट फैन को देखा होगा, आपने टेबल फैन को देखा होगा, आप उसको ऑन कर दीजिए, चलना शुरू हो जाए, तो जब चलनी शुरू हो जाए आपका एग्जॉस्ट फैन, तब उसकी पंखियों को गिनना शुरू कीजिए। क्या आप उन पंखियों को गिन पाएंगे? हरगिज नहीं गिन पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसे ऑफ किया, सभी पंखियों को गिन लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। लेकिन जैसे चलाया तो फिर कोई भी पंखियां दिख नहीं रही है, जबकि सभी पंखियां उसी में मौजूद हैं। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वह हमारी आंखों के सामने से 1/10 से 1/16 सेकेंड से कम समय में गुजर जा रही है, इसलिए उसका इमेज नहीं बन पा रहा। तो हमने देखा कि ये देखने के कंडीशंस है, और चूंकि ये हमारा जो यूनिवर्स है, यह हमारा क्या है? यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड है। मैं बात उन दिनों की कर रहा हूं जिस समय अभी सोलर सिस्टम वजूद में नहीं आया था, जिस समय सोलर सिस्टम नहीं बना था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय हमारा एक यूनिवर्स था, और इस यूनिवर्स में डार्क मैटर थे। ये डार्क मैटर इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये मौजूद है, लेकिन हम नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसको डार्क मैटर कहा गया। इसे ही डार्क पार्टिकल्स के नाम से पुकारा गया, और इसी कण को गॉड पार्टिकल्स कहा गया। अब गॉड पार्टिकल्स क्यों कहा गया? गॉड पार्टिकल्स इसलिए कहा गया क्योंकि हम सब ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, सब जानते हैं कि ये है। लेकिन क्या कभी भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा है। ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है कि ईश्वर है। तो जब ईश्वर है और मुझे दिख नहीं रहा है, जिस प्रकार ये है किंतु हमें दिख नहीं रही है, इस वजह से इन्हें गॉड पार्टिकल्स कहा गया। और चूंकि ईश्वर जो है हमारे इतना करीब है, इतना नजदीक है कि उसकी दूरी हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर का इमेज नहीं बन पाएगा। वह ईश्वर हमारे इर्द गिर्द इतनी तेजी से घूम रहा है, वो हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखता है, वह हमेशा अपनी नजरों के सामने रखता है, और मुझे वो रीड कर रहा है कि ये मेरा जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। वो सारी चीजों को हर वक्त जो है पैनी निगाहों से देखता है, हर शख्स को देखता है, हर इंसान को देखता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। जिस तरह से इन कणों को नहीं देख पाते हैं, यही वजह है कि इन कणों को गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इन कणों के विषय में सबसे पहले एक जर्मनी के विद्वान जिसका नाम था हिग्स, एक जर्मनी के विद्वान जिनका नाम क्या था? हिग्स, और एक भारत के पश्चिम बंगाल के विद्वान थे
बोस उन दोनों ने इन कणों के विषय में बताया कि ये जो कणे हैं ये वास्तव में हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस। क्या बताया उन्होंने? ये हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस है। और जब हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसा कि आप देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने क्या देखा, ये जो है यही हमारा क्या है? जस्ट लाइक इसमें बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन ये जो मैटर है ये हमारे सन का मैटर है, और ठीक ऐसा ही हमारे यूनिवर्स का मैटर। ये जो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी जो दिख रहे हैं आप, तो वास्तव में वही डार्क पार्टिकल्स है। और ये डार्क पार्टिकल्स वास्तव में हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस है, नाभिक है। और ये हाइड्रोजन के छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है, ये जो छोटे छोटे नाभिक है, ये जब आपस में टकराते हैं तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसा कि आप देखिएगा, जैसे आप देखिए कि ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। ये क्या है? ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। इसमें जो है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। यानी आप देखिएगा कि यह जो है ये प्रोटॉन, यहां भी प्रोटॉन और आपने देखा कि ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन और यह भी न्यूट्रॉन। चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, तो वह हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। तो वास्तव में ये ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। अब जैसा कि ये इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 3 है, और जैसे कि ये जब आपस में टकराएगा, ये क्या होगा? जब आप देखिए ये आपस में इनका मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? इनका मिलन हो रहा है, ये मिल रहे हैं। तो मिलने के दौरान हमने क्या देखा? मिलने के दौरान हमने ये देखा हमने क्या देखा? ये प्रोटॉन है और यह भी प्रोटॉन
और हमने क्या देखा, ये न्यूट्रॉन है, यह भी न्यूट्रॉन और यह भी न्यूट्रॉन। अब चूंकि यह जब आपस में मिला तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इस दौरान इसका एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद यह जो है क्या बन जाता है, हीलियम। और हीलियम में आपको क्या हो गया, हीलियम में आपको हो गया, ये देखिए हीलियम में आपको हो गया ये 2 न्यूट्रॉन और ये हो गया 2 प्रोटॉन। तो ये हमारा हीलियम, और इसमें से एक जो न्यूट्रॉन है वह अलग हो गया, ये देखिए उसमें से क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन अलग हो गया। इस दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस दौरान क्या होती है, अपार मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। यानी ये आपने जो क्रियाएं देखी, वास्तव में ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। तो आपने जो देखा नाभिकीय संलयन, तो यहां पर तो हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में मिले तब जाके ये नाभिकीय संलयन हुआ। और हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बेपनाह हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, वे आपस में मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सभी आपस में मिल रहे होंगे। उस दौरान एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस एनर्जी के कारण इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और उस स्थिति में हमारा सोलर सिस्टम बनके तैयार होगा। यानी जैसे विस्फोट हुआ तो उसका जो सेडिमेंट्स है, उसका जो मलबा है वह बिखर गया। बिखरने के बाद उसी में से कोई बना हमारा मरकरी, कोई बना शुक्र, कोई बना अर्थ, कोई बना हमारा मार्स, कोई जुपिटर, कोई सैटर्न, कोई यूरेनस, कोई नेपच्यून। और सोलर सिस्टम के अन्य जो मेंबर्स हैं वो सभी की इस माध्यम से ओरिजिन हो गई, उत्पत्ति हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसा कि आप देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखिए कि हमने क्या देखा कि मैंने बताया कि जब उसकी ओरिजिन हो गई तो उस कंडीशन में ये हमारा बन गया सन, और यह हमारा बन गया मरकरी। मरकरी के बाद बन गया हमारा वीनस। इसके बाद बन गई हमारी अर्थ। इसके बाद क्या बना, तो हमारा मार्स बन गया, यानी मंगल बन गया। फिर इसके बाद बन गया जुपिटर। फिर उसके बाद बना सैटर्न, ये देखिए ये सैटर्न है। फिर उसके बाद बना नेपच्यून, यूरेनस। बना यूरेनस और इसके बाद बना नेपच्यून।
तो हमने देखा कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम के ये जो मेंबर्स हैं, ये इस तरह से जो है ये घूम रहे हैं, और ये सबसे जो बीच में है, तो ये जो सबसे बीच में है यही हमारा क्या है, यही हमारा है सन, यानी ये है सूर्य, और इसके चारों तरफ ये जो घूमने वाले हैं, ये घूमने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। यानी जैसा कि हम देखेंगे, सबसे पहले ये हमारी क्या है, ये मरकरी है, ये हमारी मरकरी है, और मरकरी जो है वह ये मरकरी, इसके बाद आप देखेंगे तो हमारी ये वीनस है, और यह जो वीनस है, ये देखिए ये वीनस, आप देखिए कि हमारी यहां पर क्या है, अर्थ है, और अर्थ का कलर क्या है, ये ब्लू है, यानी हमारी अर्थ जो है नीले रंग की है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा मार्स है, और मार्स का कलर क्या है, तो रेड है, यानी ये हमारा मार्स है, यानी मंगल है। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो हमारा जुपिटर है, जुपिटर का कलर क्या है, तो उसका कलर जो है कि येलो है, इसलिए हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा सैटर्न है, यानी ये ब्लैक कलर, और ये जो यूरेनस है ये ग्रीन है, ये देखिए यूरेनस ये ग्रीन हो गया, और सबसे लास्ट में नेपच्यून है, यानी ये नेपच्यून यह ब्राउनिश कलर एस। तो हमने क्या देखा कि यहां पर ये नेपच्यून, हमने देखा ये क्या यूरेनस, हमने क्या देखा ये क्या है सैटर्न, हमने देखा ये क्या है जुपिटर, इसको हमने देखा क्या है ये मरकरी, यह क्या है वीनस, यह हमारी क्या है अर्थ, ये क्या है मार्स, और ये जो है इसका नाम है सन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम के ये जो भी मेंबर्स हैं ये बन के तैयार हो गए हमारे यूनिवर्स के एक्सप्लोजन के बाद। अब कुछ प्रश्न यहां बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि जब एक ही प्रोसेस से, जब एक ही प्रक्रिया से सोलर सिस्टम के ये जो मेंबर्स हैं इनकी ओरिजिन हुई, तो बनना चाहिए था, तो सबों को एक समान बनना चाहिए था। लेकिन इसमें देखते हैं कि यह जो सन है, तो सन क्या है, सन इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए स्टार, यानी सूर्य जो है एक तारा, सूर्य क्या है माय डियर, एक तारा है। जबकि यह जो आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स में, तो ये हमारे प्लैनेट हुए, ये हमारे ग्रह हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि एक ही प्रोसेस से बना, और इसमें ये एक स्टार है, और ये सब क्या है, ये सब प्लैनेट्स है यानी ग्रह है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ग्रह कहते किसे हैं और तारा कहते किसे हैं। तो स्टार कहलाने के लिए यह जरूरी है, स्टार कहलाने के लिए यह जरूरी है, क्या जरूरी है, तो स्टार कहलाने के लिए यह जरूरी है कि स्टार कहलाने के लिए यह जरूरी है देखिए यहां मैं स्पेस ले रहा हूं, और देखिए स्टार कहलाने के लिए क्या जरूरी है। पहली शर्त, स्टार वह कहलाएगा पहला जो हाइड्रोजन प्लस
हीलियम से बना। यानी स्टार कहलाने के लिए जरूरी है कि वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना। क्या कहलाने के लिए बाबू? स्टार कहलाने के लिए। स्टार कहलाने के लिए यानी तारे कहलाने के लिए यह जरूरी है कि वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना। दूसरी शर्त उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। उसमें क्या होती हो? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती हो। तीसरी शर्त उसके पास अपना तापमान हो। और चौथी शर्त उसके पास अपना प्रकाश हो। यानी तारा कहलाने के लिए यह जरूरी है। पहली शर्त कि वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हो। तो हमने क्या देखा? ये हमारा सन है और हमारे इस सन में 71% हाइड्रोजन है। यानी इसमें कितना परसेंट है? 71% इसमें हाइड्रोजन है और 26% हीलियम। और जब किसी तारे में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के कण होंगे, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होंगे, तो हाइड्रोजन के जब दो छोटे न्यूक्लियस आपस में टकराएंगे तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं तो इसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होंगी। और जब नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होंगी तो अभी मैंने बताया था कि अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, टेम्परेचर रिलीज करता। तो हमने देखा कि नाभिकीय संलयन के बाद टेम्परेचर यानी तापमान भी मुक्त हुआ और इस तापमान के मुक्त होने के बाद वह चमकना शुरू हो जाएगा, उसका अपना प्रकाश शुरू हो जाएगा, वह प्रकाशित हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा? किसी तारे की विशेषता, पहली विशेषता तो ये कि तारा वह होगा जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना, जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हो, जिसके पास अपना तापमान हो और चौथा जिसके पास अपना प्रकाश हो, तो ये तारा कहलाएगा। लेकिन ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है कि वह किसी तारे की परिक्रमा करता हो। क्या करता हो माय डियर? वह किसी तारे की परिक्रमा करता हो। तो आप देखिए कि जितने भी ये प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं सब के सब ये सूर्य क्या है? एक स्टार है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए यानी ये है हमारा मरकरी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ हमारा मरकरी रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद अगर देखिए वीनस, तो वीनस भी रिवॉल्व कर रहा है बट यूरेनस की तरह एंटी डायरेक्शन में। यानी जो भी हमारे सौर मंडल के सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं वे जो रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं एक्सेप्ट ऑफ वीनस एंड यूरेनस। यानी सोलर सिस्टम के दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी अन्य ग्रहों के एंटी डायरेक्शन में घूमते हैं, और बाकी जो प्लैनेट हैं वे कैसे घूमते हैं? तो वे जो है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह हुआ वेस्ट से ईस्ट की ओर, एंटी क्लॉक का मतलब यह हुआ पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमने देखा कि ये मरकरी है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ये वीनस है, वीनस के बाद हमारा ये अर्थ है, अर्थ भी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है। देखिए यानी हमारी अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, हमारी अर्थ भी क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये मार्स है, यह भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन हमने इस वीनस को देखा, तो वीनस को हमने क्या देखा? वीनस को हमने ये देखा कि ये जो वीनस है यह जो घूम रहा है यह आपको क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए वीनस रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मींस ईस्ट वेस्ट की ओर, यानी यह जो वीनस है यह जो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ वह क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज का कहने का मतलब पूरब से पश्चिम की दिशा में। और इसी प्रकार से पूरब से पश्चिम की दिशा में जो घूमता है यह आपको एक यूरेनस भी है। ये देखिए ये यूरेनस भी है, और यूरेनस और वीनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और वीनस और यूरेनस पूरब से पश्चिम दिशा के में घूमते हैं। यही वजह है कि इन दोनों ग्रहों पर, शुक्र तथा अरुण ग्रह पर सूर्योदय हमेशा पश्चिम में होता है और सूर्यास्त वहां पूरब में होता है। यानी जो ग्रह क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, अगर क्लॉकवाइज घूमे, घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में घूमे, वहां पर सूर्योदय होगा पश्चिम की ओर और वहां सूर्यास्त होगा पूरब की ओर। लेकिन अगर शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, वीनस और यूरेनस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं वे सब के सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह हमारा जो है कि जुपिटर है, जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यह हमारा सैटर्न है, सैटर्न भी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। यह हमारा नेपच्यून है, नेपच्यून भी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब पश्चिम से पूरब की दिशा में, और जो ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमेंगे, पश्चिम के पूरब की दिशा में रिवॉल्व करेंगे, वहां पर सूर्योदय पूरब में होगा और सूर्यास्त पश्चिम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, दो तीन बातें यहां पर, कि एक तो जो है कि ये ग्रह है और ये एक तारा है। तो पहली शर्त तो ये हुई कि जब एक ही प्रोसेस से ओरिजिन हुई हमारे यूनिवर्स से, तो फिर इसमें एक स्टार क्यों बन गया और बाकी ये ग्रह क्यों बन गए, इसका निदान आप ये सुनिए। जिस तरीके से एक पटाखा होता है, लरी वाला पटाखा, जो हम लोग किसी खुशी के अवसर पर बिछा देते हैं, जिसको चटाई बम आप कहते हैं, और जब उसको आप जला देते हैं तो वह जलना शुरू हो जाता है, उसमें से आवाज आने लगती है फटाफट फटाफट। जब जल जाता है तो आप वहां पर ढूंढते हो, जब आप बचपन में थे तो देखते थे कोई पटाखा गिरा है क्या, तो देखते थे एक गिरा हुआ, फिर उसको आपने जलाया और फिर उसमें से आवाज आई। तो जिस तरह से हमारे यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ था, और एक्सप्लोजन हुआ था किस कारण से, नाभिकीय संलयन के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने से। तो अपार मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त हुई थी, और वह ऊर्जा किससे आई थी, हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिकों के संलयित होने के कारण। तो अभी भी जो हाइड्रोजन के नाभिक शेष बच गए थे, वे अभी उनका नाभिकीय संलयन नहीं हुआ था, वे कंसंट्रेट होकर हमारा ये सन के रूप में निर्मित हुए, हमारे सूर्य के रूप में इसका निर्माण हुआ। और जिसमें हाइड्रोजन का नाभिक शेष नहीं बचा था, वे कंसंट्रेट होकर हमारे इन ग्रहों के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई। तो अब तो पता चल गया कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। यही वजह है कि हाइड्रोजन जो शेष बचा हुआ था वो कंसंट्रेट होकर सूर्य बना। यही वजह है कि सूर्य में आज भी नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती है, यानी सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया, यानी सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन का होना है। और नाभिकीय संलयन की क्रियाएं जहां जितनी तेज गति से होती है, वहां का तापमान उतना ही उच्च होता है, वहां का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे सन के कोर में, हमारे सन के केंद्र में नाभिकीय संलयन का रेट सबसे ज्यादा होता है, और उसके केंद्र में तापमान भी सबसे ज्यादा होता है। यानी सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सूर्य में कई ऐसे भाग हैं, सूर्य में कई ऐसे भाग हैं, देखिए कई ऐसे भाग हैं सूर्य में
जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। देखिए इसमें आपको ब्लैक स्पॉट साफ नजर आ रहा है, इसमें ये ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा। तो काला धब्बा का मतलब ये हो गया कि जहां पर नाभिकीय संलयन का रेट कम है, जहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया मंद गति से हो रही है, तो वहां का तो टेम्परेचर निश्चित रूप से कम होगा। यही वजह है कि जो भी ब्लैक स्पॉट है हमारे सन में, उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। और कोर का मैंने देखा 1.5 करोड़ डिग्री से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान हुआ 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के इस टेम्परेचर को, सूर्य के इस रेडिएशन को जिस यंत्र से मापा जाता है, उस यंत्र को कहते हैं पायरोमीटर। उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से सूर्य के रेडिएशन मापा जाता है, जबकि हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है उसका मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं माय डियर? उसको करते हैं हम लोग थर्मोमीटर से। और -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान इक्वल हो जाता है, यानी -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है -40 डिग्री पर जाएंगे तो वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? ये हमारा सन। तो अब तो पता चल गया कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हो गई और ये तारा कैसे हो गया। तो ये तारा है, और ये जो तारा है ये हमारे सबसे निकटतम तारा है। सन इज ए नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक का कोई तारा है तो उसका नाम सूर्य है, यानी पृथ्वी से उसकी दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। And second nearest star of the earth is Proxima Centauri. My dear student, second nearest star is Proxima Centauri, जबकि सबसे नजदीक सन। अब जैसा कि आप देखिए कि ये जो सन है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी है या साइरस है या और जो भी स्टार्स हैं, तो हम सब जानते हैं कि यूं तो हर सांस का एक आगाज होता है, यूं तो हर सांस का एक आगाज होता है और हर आगाज का अंजाम होता है। यूं तो आसमान में बेशुमार तारे हैं, मगर उनमें सिर्फ एक सूरज का नाम होता। तो तारों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो फ्रूटफुल है, हमारे लिए जो लाभकारी है, उसी का नाम सूर्य है। इसीलिए सबों की जुबान पर सूर्य सुर आता है। और ये जो सूर्य है, सन है, ये हमारे सबसे नजदीक है, ये हमारे सबसे नियरेस्ट है। और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यह सबसे नजदीक है। और दूसरा जो सबसे नजदीक है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी और दूसरा सबसे नियरेस्ट स्टार है, और उसकी जो दूरी है हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स, यानी उसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है? डिस्टेंस उसकी जो डिस्टेंस है वह है, उसके जो डिस्टेंस है वह है 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। अब देखिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी जो लाइट हमें नजर आ रही है, यह लाइट एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वह दूरी एक लाइट ईयर कहलाता। तो सोचिए कि प्रकाश जो होते हैं, तो प्रकाश की जो गति है वह गति 1,86,000 मील प्रति सेकेंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
यानी प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। अब सोचिए कि एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब सोचिए कि एक साल में कितना सेकेंड होगा, और जब कितना सेकेंड होगा उतने समय में जो प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी जो है एक साल में एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब सोचिए कि 4.3 प्रकाश वर्ष जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी, और जबकि यह सेकेंड नियरेस्ट स्टार है। अब हमने यह देखा कि यह प्रकाश जो सूरज का आया 8 मिनट 20 सेकेंड में, इसका प्रकाश जो आ रहा है 4.3 प्रकाश वर्ष, और जो मून है, जो उपग्रह है, वह 2.3 सेकेंड में आ जाता, यानी एक सेकेंड जो होता है उससे भी कम। तो हमने क्या देखा कि ये जो है कि हमारा सन स्टार है। अब रही बात कि ये जो भी ग्रह हैं, तो ग्रह किसे कहते हैं? ये तो तारे की बात हो गई। तो ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है कि जिसका आकार लगभग गोलाकार हो। क्या हो? जिसका आकार लगभग गोलाकार हो। देखिए, अब जो है ग्रह यानी प्लैनेट किसे कहेंगे? तो प्लैनेट कहलाने के लिए जरूरी है कि जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आकार सुनिश्चित हो। आकार सुनिश्चित हो। तीसरा, जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, तारे की परिक्रमा करता हो। और चौथी शर्त, जिसके पास प्रकाश न हो। और पांचवी, उसका ऑर्बिट निश्चित हो। ये आपको ग्रह कहलाने की शर्तें, यानी ग्रह कहलाने के लिए इन शर्तों का होना जरूरी है, जिसका आकार लगभग गोलाकार हो। तो अब लगभग का सेंस यहां पर क्या है? लगभग का सेंस ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है? ये पृथ्वी है। ये देखिए, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है। ये देखिए, ये पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी जो हमको लगभग गोलाकार नजर आ रही है, ये अपने पोल पर, ध्रुव पर, ये इसका पोल हुआ, तो ये अपने ध्रुव पर इस तरह से क्या है? इस तरह से ये धसी हुई, यानी इस तरह से ये हमारी पृथ्वी धसी हुई है।
ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा है यहां पर एनपी और यहां है एसपी। एनपी का मतलब नॉर्थ पोल, एसपी का मतलब साउथ पोल। तो ये एनपी हुआ, ये एसपी हुआ, और यहां पर दोनों ध्रुवों पर धंसी हुई है, और दोनों ध्रुवों पर इनकी घासान जो है वह आपको 43 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर्स, 43 किलोमीटर जो है वह धंसी हुई, यानी नॉर्थ पोल पर यह 22 किलोमीटर और साउथ पोल पर 21 किलोमीटर, और दोनों को मिलाकर 43 किलोमीटर हमारी पृथ्वी धंसी हुई है। इन दोनों ध्रुवों पर मैग्नेटिक पोल स्मॉल जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की तुलना करें तो इन दोनों ध्रुवों में सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्मॉल जी का वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर होता है अगर दोनों में तुलना किया जाए तो। और हमारी अर्थ सरफेस पर सबसे कम स्मॉल जी का वैल्यू हमारे इक्वेटर पर होता है, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा पर होता है। इन सबों की हम लोग चर्चा करेंगे जब भी मेरा कंसेप्ट ऑफ टाइम का चैप्टर आएगा, उसमें ये डिटेल्स में आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी। तो हमने कहा कि ये जिसका आकार सुनिश्चित हो तो ये ग्रह कहलाता है। अब चूंकि लगभग गोलाकार हो तो ये जब हम दूर से देखते हैं पृथ्वी को तो लगभग गोल नजर आती है, जब तक कि ये धराशान इसमें इस तरह से है जिसका आकार सुनिश्चित हो, यानी आकार लगभग गोलाकार हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सरसों के दाने के बराबर हो, बड़ा हो, ठीक ठाक हो, तभी वह ग्रह कहलाने के काबिल होगा। और तीसरा, जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था, जितने भी ग्रह हैं सब जो है रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, सब के सब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और जिसके पास प्रकाश नहीं हो, यानी जितने ग्रह हैं उन किसी के पास अपना प्रकाश नहीं है, वे सब के सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसका अपना ऑर्बिट सुनिश्चित हो। जो भी हमारे ग्रह हैं उन सभी का अपना ऑर्बिट सुनिश्चित होता है, वो दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट का अतिक्रमण करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते थे। तो आखिर ये कैसे होता है, आखिर वो कौन ऐसा आकाशीय पिंड है, वो कौन ऐसा सोलर सिस्टम का सदस्य है जो दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट में चला जाता है, या हमारा जो शुक्र ग्रह है वह एक ग्रह है, उसके बावजूद भी हम उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, या हमारी जो अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। आखिर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ से आकर्षित होकर क्यों है, इन सारी चीजों को आप विशेष रूप से जानना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वह हमारा जो वीडियो होगा अर्थ एंड इट्स रिलेटेड प्लैनेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी पृथ्वी से संबंधित सौर मंडल के अन्य सदस्य। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखें सौर परिवार। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सौर परिवार, और यहां जितनी भी सारी चीजें हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बस इतना ही। माय डियर स्टूडेंट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन चलते चलते एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। माय डियर स्टूडेंट, आपने हौसला पैदा करना है। आपके साथ निहाल सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। कौन है? निहाल सर। जी हां, तो आप जो है निश्चित रूप से अब आपका जो सफलता का मार्ग है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनमें सारी चीजों का, हमारे सोलर सिस्टम का विशेष रूप से व्याख्या की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।